नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान की। रामलीला मैदान धरने, प्रदर्शन और रैलियों के लिए दिल्ली में एक खास जगह है और इससे ज्यादा रामलीला मैदान का अगर आप देखोगे तो आपको महत्व दिखाई भी नहीं देगा। तो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से रैली थी वोट चोरी की। मुद्दा था वोट चोरी का। अब उसके बाद अगर हम इसका विश्लेषण करने बैठते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी में कुछ नया था, तो आज के इस पूरी रैली से एक चीज नजर आती है, अंधेर नगरी और चौपट राजा। जब तक राजा जो है उसका नेतृत्व या नेतृत्व करने वाले लोग जो है अगर वो चौपट है तो फिर उस नगरी की हालत क्या होगी, तो वही हालत इस वक्त कांग्रेस पार्टी की दिखाई देती है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, आप कह सकते हैं केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोग उपस्थित थे। अब इसके बाद से चर्चाएं और भी थी। तो एक चर्चा यह थी कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने अपने गठबंधन के साथियों को इस रैली में क्यों नहीं बुलाया। अब इसका अगर हम जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से तर्क जो है वो दिए जा सकते हैं, लेकिन जब हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं, इस विपक्ष के गठबंधन की बात करते हैं, तो इस गठबंधन की 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से आज तक एक बार भी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। ना कोई मीटिंग बुलाई गई, ना कभी जो है वो किसी मुद्दे पर कोई सहमति बनी। और जब अलग अलग पार्टियों से यह पूछा जाता है तो अलग अलग पार्टियों की तरफ से जवाब आता है कि यह गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। तो हम मानकर चलते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन फिर भी जब संसद का सत्र चलता है तो विपक्ष संसद के बाहर धरने प्रदर्शन करते हुए जरूर नजर आते हैं। तब लगता है कि शायद यह गठबंधन जो है वो एक है। लेकिन अगर कोई इसको राजनीतिक विश्लेषक या कोई पुरानी राजनीति के जानकार है, उनको अच्छे से पता है कि जब प्रदेश स्तर की राजनीति में जाते हैं तो सभी पार्टियों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है। अब नया उदाहरण हम बिहार का लेते हैं तो बिहार में भले ही कहने को कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन आरजेडी का नुकसान किसने किया, यह बड़ा सवाल था। और हम 1 से 2 महीने पहले जब चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की थी, तब से हम बात कर रहे थे कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जाकर यह गठबंधन फंस जाएगा। और इस बार तो ऐसी हालत हुई कि नामांकन प्रक्रिया और तब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो बना ही नहीं इस गठबंधन का। तो राहुल गांधी ने, जो तेजस्वी यादव फाइट में कुछ दिखाई दे रहे थे नीतीश कुमार के सामने एक विकल्प के रूप में, राहुल गांधी की उस वोटर अधिकार यात्रा ने नैरेटिव सेट कर दिया, मुकाबले को लाकर खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। और जब जब नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा, आप समझ सकते हैं कि उस चुनाव का क्या होने वाला है। अब तेजस्वी यादव को यह बात समझ में तो आई, लेकिन समझते समझते बहुत देर हो गई। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी, जब आप 1990 से लेकर 2010 तक का आंकड़ा आप उठा के देखते हो, तो जहां 20% से ऊपर वोट शेयर था, वो धीरे धीरे जो है वो 5 से 6% तक आ गया। तो अगर ये कहते हैं कि वोट चोरी हुई है, तो वोट चोरी होने के लिए वोट का होना जरूरी है। तो कांग्रेस का वोट शेयर 2010 के बाद से देखिए, क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो कांग्रेस पार्टी की, या मैं कहता हूं कि 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर इतना, या वोट शेयर में इतनी गिरावट कैसे आई, वो वोट चोरी कैसे हुई। तो यही स्थिति कमोबेश जो है वो दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है, लेकिन फिर भी मुद्दा बनाया जाता है वोट चोरी का। तो कांग्रेस पार्टी को यह पता था कि अगर उसको रनर अप रहना है, दूसरे नंबर पे आना है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आरजेडी को कमजोर करना पड़ेगा।
और जब तक आरजेडी कमजोर नहीं होगी तब तक कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल या हम कहें कि सर्वाइव नहीं कर सकती बिहार में। मैं बिहार के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। और उसका एक अगर आप देखोगे नमूना तो 13 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक, जिस दिन लालू प्रसाद यादव के परिवार की पेशी थी राहुल एवेन्यू कोर्ट में, उस दिन से लेकर नामांकन, प्रथम चरण का जो नामांकन थे उस दिन तक राहुल गांधी दिल्ली में थे, विदेश यात्रा से लौटकर आ चुके थे। आप छोड़ दीजिए 59 दिन तक वो कहां थे, लेकिन उस वक्त वो आ चुके थे, बावजूद इसके तेजस्वी यादव के साथ। भले ही मुकेश सहनी कहते रहे कि डॉक्टर लोग पहुंचे हैं और जो मर्ज है उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव या आरजेडी के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं की। उसके अगले दिन आईपीएस पूरण सिंह की, जो जिसने सुसाइड किया था हरियाणा का, उसके घर चले गए और घर जाने के बाद वो चंडीगढ़ जाते हैं और चंडीगढ़ से वो शिमला चले जाते हैं। तो 14 को भी इस मसले के ऊपर सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय नहीं होता। उसके अगले दिन 15 तारीख को राहुल गांधी शाम को 5 बजे दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई किसी से मुलाकात नहीं, कोई सुर्खियां नहीं। और उसके अगले दिन राहुल गांधी गुवाहाटी चले जाते हैं, पटना नहीं जाते। गुवाहाटी जुबिन गर्ग की जो मौत हुई थी उस मामले को लेकर गुवाहाटी में जुबिन गर्ग के घर पर। और उसके अगले दिन प्रथम चरण के जो नामांकन थे उसके नामांकन की तारीख थी। लोगों ने, जो जिनको टिकट मिला, उन्होंने नामांकन पर्चा भरना था, उन्होंने पर्चा भरा और शाम तक आते आते खबर आई कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। तो इसका आकलन क्या कहता है? क्या राहुल गांधी को स्थिति का पता नहीं था? और अगर राहुल गांधी को नहीं था तो क्या राहुल गांधी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया था? यह एक बड़ा और गंभीर सवाल था। या फिर राहुल गांधी ने कृष्ण अलवरू को फ्री हैंड दे दिया था, जिसका बिहार की राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, या मैं कहूं कि राजनीति से ही कोई वास्ता नहीं है, उसको प्रभारी बनाया। तो परिणाम आपने देखे कि बिहार में किस तरीके के परिणाम आए। और दूसरा, जनता ने सिरे से खारिज कर दिया कि एसआईआर का मुद्दा नहीं चलेगा। तो एक बार फिर जो है वो 14 दिसंबर, आज जो तारीख थी, दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली रखी गई और लोगों को यह लगा कि राहुल गांधी कुछ नया करने वाले हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई थी। और इस स्थिति से यह साफ तौर से लगता है कि राहुल गांधी की मानसिकता इस वक्त ऐसी है जैसे जब तक वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ेंगे नहीं तब तक कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले नहीं है। तो आज राहुल गांधी की रैली में कोई नई बात नहीं थी, ये वही बातें थी। नई बात क्या थी उसकी अगर हम चर्चा करें तो राहुल गांधी ने बात की सत्य और अहिंसा की, क्योंकि राहुल गांधी राजनीतिक फ्रेम में फिट नहीं बैठते और राहुल गांधी को यह लगता है कि उनको जो है वो एक महात्मा गांधी जैसी छवि बनानी है, इसलिए वो एक ही मुद्दे पर, आपने देखा होगा, अपनी मन मर्जी के मुताबिक, और वो मुद्दा है यह दिखाने का प्रयास करना कि वो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि यह लड़ाई लोकतंत्र की नहीं है, यह लड़ाई है परिवार बचाने की, यह लड़ाई है वंशवाद की राजनीति को बचाने की। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेंट पहुंचाया है तो वो परिवारवाद और वंशवाद की जो राजनीति है उसी को पहुंचाया है। तो सत्य और अहिंसा के ऊपर वो आज ज्ञान देते हुए नजर आए, लेकिन उसी सत्य अहिंसा का जो उदाहरण दिया महात्मा गांधी का, तो अहिंसा परमो धर्म है, ये तो छुपाया गया, लेकिन उसके बाद की जो लाइन थी, ये तो बोला गया लेकिन उसके बाद की जो लाइन थी उसको छुपा दिया गया। तो अहिंसा परमो धर्म के आगे क्या है? आगे जो लाइन है उसका मतलब है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करना पड़े तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो उसको छुपा दिया गया। रघुपति राघव राजा राम, उसमें किस तरीके से अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, उसको तोड़ मरोड़ कर एक नई रचना की गई, एक नया गीत तैयार किया गया मुस्लिम तुष्टिकरण का। अब हम उसके बाद में आते हैं, इस बार राहुल गांधी बोलते हुए दिखाई दिए कि मोदी का कॉन्फिडेंस, जबकि 2024 के बाद में जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें 240 हुई है, उसके बाद नरेंद्र मोदी ज्यादा आक्रामकता के साथ में काम कर रहे हैं। तो इसका बेस क्या है जो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस कम हुआ है? अगर नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस कम होता तो वक्फ बिल बोर्ड जो था, संशोधन अधिनियम,
उस पर निर्णय कैसे हो पाता, आप खुद जो है वो सोचकर देखिए। और ऐसा एक नहीं, ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको समझ नहीं पा रही। अब यह कांग्रेस पार्टी ने तय करना है। और उसके बाद में अमित शाह के हाथ हिल रहे थे संसद में। तो मुझे लगता है कि अमित शाह को कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं पाई अभी तक, या कांग्रेस पार्टी समझ गई लेकिन राहुल गांधी समझकर भी जो है वो अनजान बन रहे हैं। क्योंकि अमित शाह वो व्यक्ति है जिसने जीरो टॉलरेंस आतंकवाद की बात की, और अमित शाह ने बात की थी 31 मार्च 2026 देश जो है वो नक्सलवाद से फ्री हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी की जो देन थी, और कांग्रेस पार्टी की देन क्यों थी, क्योंकि आप याद करिए 1967 में दो लेफ्टिस्ट जिन्होंने लेफ्ट पार्टी की स्थापना की थी, कान्हू सान्याल और दूसरे एक और व्यक्ति थे मजूमदार। और इन दोनों लोगों का सपोर्ट किसने लिया 1969 में, जब कांग्रेस पार्टी को तोड़ा इंदिरा गांधी ने, तो इन लोगों का सपोर्ट लिया। इनके सपोर्ट से सरकार में आई और जितने भी जो शैक्षणिक संस्थान थे उनको लेफ्ट के कब्जे में दे दिया। और धीरे धीरे असर यह हुआ कि जिस पार्टी के नेताओं की सोच हो कि सशस्त्र विद्रोह करना है, तो इस देश के 200 जिले लाल आतंकवाद की जो जिसको हम कहें कि जंग में आ गए। और अब उनको किस तरीके से जो है उस चंगुल से बाहर निकाला जाए। तो आपने देखा होगा सलवा जुडूम 2010, जिसमें गांवों में ऐसे आतंकवादी जो थे, नक्सलिस्ट थे, उनसे बचने के लिए कुछ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती, उनको लाइसेंस दिए गए हथियारों के, ताकि वो गांवों के लोगों की रक्षा कर सके। और जब मामला, अब ये भी देखिए कि नक्सलियों के सपोर्ट के लिए मामला कोर्ट में जाता है, और जो इस वक्त इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे उपराष्ट्रपति के, वो जज होते हुए उसकी सुनवाई कर रहे थे, और उन्होंने सलवा जुडूम के ऊपर रोक लगा दी। नतीजा क्या हुआ, अगले कुछ दिनों में 2-4 दिन में ही नक्सलियों ने 36 ऐसे सलवा जुडूम के जो युवा थे उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। और आज स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश नक्सल से फ्री हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 जिले बचे हैं, इससे ज्यादा अब नक्सलवाद बचा ही नहीं है। और फिर उसके बाद में अमित शाह जिस तरीके से बोलते हैं तथ्यों के साथ, क्या कांग्रेस पार्टी के पास उसका कोई तोड़ है? और फिर राहुल गांधी जब ये बात बोलते हैं, तो आप सोचकर देखिए कि जो राहुल गांधी संसद में चैलेंज देते हैं अमित शाह को, और जैसे ही घुसपैठियों की बात आती है संसद से वॉकआउट करके भाग जाते हैं। तो भागा कौन, अमित शाह या राहुल गांधी? तो जो भागने का रिकॉर्ड बनाया है कांग्रेस पार्टी में, उसमें राहुल गांधी एंड उसकी जो टीम है वो सबसे अव्वल दिखाई देती है। लेकिन एक रट, और वो रट आपको पता ही है। और फिर एसआईआर के ऊपर जो है वो मिथ फैलाना। लेकिन उससे पहले एक बात बोलना कि 6 साल का बच्चा और 80 साल का ऊपर का जो बुजुर्ग है उसको भी समझ में आ रहा है कि वोट चोरी हो रही है। तो 6 साल के बच्चे जो नर्सरी या केजी में होते हैं, या मैं कहूं कि फर्स्ट क्लास में होते हैं, कि उसको क्या पता कि वोट क्या होता है और वोट की चोरी कैसे होती है। लेकिन राहुल गांधी इस तरीके के भाषण देते हैं। और जब 90 साल की, तो आप सोचकर देखिए जिस 55 साल के व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है, कांग्रेस पार्टी गर्त में क्यों जा रही है, वो बोल रहा है कि देश की जनता को यह बात जो है वो समझ में आ रही है। तो ये थोड़ा सा जो है वो हास्यास्पद हो गया। बाकी फिर आप देखिए रटी रटाई चीजें, जो वो हाइड्रोजन बम, एटम बम, जो भी वो बात करते थे, सिर्फ वही, या फिर आरएसएस और बीजेपी। तो हां, इसको हम कह सकते हैं कि 2014 के बाद से और 2014 से पहले जहां जेएनयू से पढ़कर आए हुए लोगों का सर्वोच्च पदों पर कब्जा हुआ करता था या संवैधानिक पदों पर कब्जा हुआ करता था, आज की स्थिति में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों आरएसएस से आते हैं, और फिर यह कहना कि आरएसएस के लोगों का कब्जा हो गया, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूरे देश को पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही जो है वो आरएसएस की विचारधारा से आते हैं। तो वोट चोरी का दावा और सिर्फ वो का वही जो है वो भाषण। अब आप जब ये कहते हैं कि एक बच्चे की जिद,
तो 55 साल के उस बच्चे की जो जिद है वो कांग्रेस पार्टी पर किस तरीके से भारी पड़ रही है। 2019 में भी इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में, या मैं कहूं कि राहुल गांधी ने एक जिद पकड़ी थी, और वो जिद थी चौकीदार चोर है। हर जगह जो है वो इसी तरीके के नारे लगवाए जाते थे, और नतीजा क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें जीत कर आई। तो इस वोट चोर गद्दी छोड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानित करने वाले शब्दों के प्रयोग से, हम कहें कि उनके उपयोग से, कांग्रेस पार्टी का बिहार में जो हाल हुआ, आप समझ सकते हैं कि आगे क्या हाल होने वाला है। तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में अब अगर हम देखें तो कोई भी जो है वो नयापन नहीं रहा। कई लोगों को लगता है कि ये साइड जो है वो कांग्रेस पार्टी कुछ नया लेकर आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी हालत जो है वो जस की तस जो है वो बनी हुई है। और फिर कांग्रेस पार्टी को यह भी याद रखना चाहिए कि उसी मंच के ऊपर सचिन पायलट भी थे और रणदीप सुरजेवाला भी थे। तो सचिन पायलट से पूछे कि वोट चोरी क्या होती है। मुझे लगता है कि शायद वो गांधी परिवार को खुश करने के लिए भले ही कुछ बोल दे, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के बजाय सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर अगले चुनाव में उतार दे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूत होते हुए भी सचिन पायलट वापस सत्ता में ला सकते हैं। लेकिन फिर सवाल होता है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यह क्षमता है, यह हिम्मत है कि वो अशोक गहलोत से पंगा ले सके। तो अगर हम इस पे चर्चा करेंगे तो फिर जो है वो बात बहुत आगे तक चली जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक तरीके से, जिसको हम कहें कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना, 2.5 साल का फॉर्मूला लाना, और आज वही स्थिति कर्नाटक में पैदा करना। तो यह है कांग्रेस पार्टी की हालत। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।